बिहार में कैसी ग्रोथ देखते हैं, खासकर रियल एस्टेट? कहते हैं कि वहाँ तो बड़ी दबंगई है। ये नीतीश कुमार का बिहार है। अब तो नीतीश वाला कहाँ, अब तो बीजेपी वाला बिहार हो गया। अब हो बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बिहार में क्या स्कोप है और बिहार के लोगों के लिए क्या स्कोप है रियल एस्टेट में? आप अपने पॉडकास्ट में आप ये नोट कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा अगर रिटर्न अगर कोई 5 साल में देने वाला है तो बिहार देगा। अच्छा, आने वाले 5 सालों में जमीन का रेट 2x 3x होना आम बात है। पटना बिहार अभी वो शुरू हुआ है। जैसे ही ये कंजर्वेशन जोन हटेगा, बड़ा बड़ा टाउनशिप, बड़ा बड़ा मार्केट, बड़ा बड़ा आपको देखने को मिलेगा। जैसे बिहटा एयरपोर्ट अभी बन रहा है, ये सब दानापुर स्टेशन से फ्लाईओवर बिहटा तक जो बन रहा है। हाल में भी रिंग रोड का जो निर्माण हुआ है, बहुत सा प्रोजेक्ट वहाँ पे आसपास आ रहा है। किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं? प्लॉट लोग लें तो फायदे में रहेंगे या फ्लैट लें? किस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करना उनके लिए फायदेमंद होगा? प्लॉट का रिटर्न जो है वो हमेशा ज़्यादा रहा है फ्लैट की तुलना में। इतना पैसा है? इतना पैसा है। सही काम करते हैं तो पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। अच्छा, आप बोलते स्लो है लेकिन पैसा तेज कमाते हैं। कंफर्म कर लेते हैं कि जो आज बिहार में लगाएगा वो कल पाएगा। बिहार में जो आज लगाएगा वो कल निश्चित पाएगा। ऐसा होता है क्या कि तुरंत रजिस्ट्री हो, तुरंत पोजीशन हो जाए? किस्त पे जमीन ले रहे हैं, उसमें बिना रेरा कर मत लीजिए। तो चलिए, बिहार के लोग तो लगा ही लेंगे सुन करके, लेकिन जो बाहर के लोग हैं कैसे बिहार जाएंगे? तो आज भी डरते हैं, खबर आती रहती है कभी न कभी। पहले वाला बिहार को भूल के नया बिहार में आइए। आप तो बुला रहे हैं, सरकार बुलाए तब तो। मान लिया आप बुला लिया, कोई चला गया, इन्वेस्ट कर दिया बुलाने पे, और सरकार सेफ्टी नहीं दे पाई। नहीं, सेफ्टी तो वहाँ तो बहुत लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे होंगे। बहुत सा लोग कर रहे हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें अलग हैं जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं? जो मेरे पास आज ज़मीन प्लॉट खरीद रहा है, खुद कहते हैं कि जाकर पहले अपना ज़मीन पर बाउंड्री कराइए, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्री कराइए। क्या ये सही है कि आपने 1100 फीट से शुरुआत की थी? 550 रुपये स्क्वायर फीट से ज़मीन सेल करना शुरू किए थे, जो फर्स्ट मेरा प्लॉटिंग है। हाँ। आज का वहाँ का 4,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट हम लोग सेल कर रहे हैं। 50 एकड़ डिलीवर कर चुके हैं? कर चुके हैं। तो कभी आइए पटना, घुमाते हैं आपको। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ पे ढेर सारे मौके हैं दौलत बनाने के, लेकिन बनाता कौन है? जो समय से पहले जाग जाता है, या ये कहूँ कि समय से पहले उस मौके का फ़ायदा उठा लेता है। मैं लगातार पॉडकास्ट कर रहा हूँ और ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये दौर है उसमें कहाँ पैसा लगाना उचित है और कहाँ पैसा लगाना अनुचित है। क्या फिनेंस के ज़रिए या फिनेंस को समझ करके हम SIP में जाएं, गोल्ड में जाएं, सिल्वर में जाएं? जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी हुई है वैसे में अगर वैसी जगहों में पैसा लगाते हैं तो क्या स्थिति बनेगी? या फिर एक सेफ जोन होता है जहां ये कहते हैं कि आज डाल दो तो कल ही उसका रेट बढ़ जाता है, वो होता है रियल एस्टेट। चाहे आपने ज़मीन खरीदी या फिर आपने फ्लैट खरीदा, अगर ऐसी जगहों पे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आपके आंख के सामने होता है और लगातार वो ग्रोथ कर रहा होता है। क्योंकि ऐसे केस में आपने देखा होगा कि कोई ज़मीन आज आपने खरीद ली और 4 दिन बाद ही उसको बेचना है, तो जिस रेट में आपने खरीदा है उससे तो बढ़ के ही मिलेगा। तो ये रियल एस्टेट का क्या मनोविज्ञान है, यहाँ पैसा कैसे घूमता है, पैसा कैसे बनता है? और देखा ये भी जाता है कई बार रियल एस्टेट में आने वाले लोग फ्लॉप भी हो जाते हैं, चाहे वो उसके फाउंडर हों या फिर एसोसिएट्स हों। और अगर एक बिल्डर कोई है या कोई ऐसा है जो ज़मीन रियल एस्टेट के लैंड पे काम करता है, प्लॉट पे काम करता है, तो कोई तीसरा व्यक्ति उससे जुड़ करके कैसे कमा सकता है? इसी को समझने के लिए आज हम ये पॉडकास्ट लेकर के आए हैं। और जो हमारे साथ हैं उन्होंने खुद 1100 स्क्वायर फीट से एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की है, वो भी बिहार जैसी जगह पे। क्योंकि ये वो दौर है जब हर स्टेट डेवलप हो रहा है, हर स्टेट में मौका है पैसा बनाने का। तो कैसे बना सकते हैं, बिहार की क्या स्थिति है, वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, इसी को हम समझने वाले हैं। तो आज हमारे साथ AG होम्स इंडिया के फाउंडर परमेश कुमार जी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और समझते हैं कि आज जो लोग बिहार में हैं या उसके आसपास के लोग हैं, अगर वो आज वहाँ पैसा लगाते हैं तो कितना ग्रो कर पाएंगे आने वाले वक्त में। सर, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। धन्यवाद। क्या मैं ये सही कह रहा था कि आने वाला दौर रियल एस्टेट का है? बिल्कुल आप सही हैं। रियल एस्टेट ही रियल एसेट है। अच्छा। ये जो है सो रियल एस्टेट ही ऐसा बिजनेस है जिसमें रियल
लगा हुआ है शब्द में भी और वाकई में रियल है भी। आपको पता है एक चीज़ क्या है बिहार की? बिहार के लोगों की बोली भाषा बड़ी अच्छी होती है, आप लोगों की लैंग्वेज बड़ी मीठी होती है। ये तो है। अच्छा एक बात बताइए, कहते हैं कि रियल एस्टेट में आने वाले 90% लोग फ्लॉप हो जाते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या मानते हैं आप? फ्लॉप होने का कारण रीज़न एक ही है कि वो अपना जो है सोच को सोच लेते हैं कुछ ज़्यादा रियल एस्टेट को जो सोचते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। जिसमें जो रियल एस्टेट में आने से पहले वो अपना एक फिक्स माइंडसेट बना लेते हैं कितना तो कमाएंगे ही कमाएंगे। दूसरा है कि वो अपना ये सोच के आते हैं कि रियल एस्टेट में पार्ट टाइम अपना ये करके उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। जो सीरियसली रियल एस्टेट सोच के आता है जो कि हमको रियल एस्टेट करना ही करना है हर हाल में, वो 10% में शामिल होता है, 90% में शामिल नहीं होता है। 90% में कौन लोग शामिल होते हैं? 90% में शामिल वो लोग होते हैं जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। जल्दी सोच लेते हैं कि हम रियल एस्टेट में जाएंगे, बस पैसा वहाँ तो बस बरस रहा है, बस बटोरना है। या कि हम ये कि हमको बस पहले मंथ से ही हम वहाँ कमाना शुरू कर देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि आप कोई भी ये आप कर रहे हैं, एजुकेशन ले लीजिए या कोई भी आप क्षेत्र ले लीजिए, जब तक उसमें आप सीखिएगा नहीं तब तक आप कुछ नहीं कमा सकते हैं, चाहे रियल एस्टेट हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। तो रियल एस्टेट में भी आपको सीखने के लिए पहले आना है। सीखने के लिए अगर आप आते हैं 3 साल 2 साल इसको समय दीजिए, उसके बाद आपको ये इतना पैसा देगा कि आप सोच नहीं सकते। बिहार में कैसी ग्रोथ देखते हैं, खासकर रियल एस्टेट? कहते हैं कि वहाँ तो बड़ी दबंगई है, बदमाशी है, कोई कंपनी जाती है तो पहले ही लोग कहते हैं कि हमको हमारा पहले हफ्ता दे दो या हमारा पहले गुंडा टैक्स दे दो, उसके बाद कोई काम करना है। ऐसे में कितना काम करना वहाँ आसान है? वैसा कुछ नहीं है, वो सब गुजरे ज़माने की बात है, वो सब बहुत पुरानी बात है। आजकल हम तो लोग कहते हैं कि आइए हमारे बिहार में और देखिए आज का बिहार क्या है। आज का बिहार आपके सोच से जो आप सोच रहे हैं वो सारा आपका वहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। बाकी जैसे सब जगह समस्याएं हैं, सब जगह कुछ न कुछ है, तो वो सब आप ये मान के चलिए। लेकिन यहाँ बिहार जो अभी का बिहार है वो काफ़ी बदल चुका है। ये नीतीश कुमार का बिहार है, ये अमन चैन वाला बिहार है। यहाँ कहीं कोई ये नहीं है कि इतना डेवलपमेंट, इतना ये इनके कार्यकाल में हुआ है सरकार में कि देख के मन खुश हो जाएगा। अब तो नीतीश वाला कहाँ, अब तो बीजेपी वाला बिहार हो गया। अब हो बीजेपी का बिहार हो या नीतीश का, दोनों वही हैं, सेम ही हैं, वैसा कुछ नहीं है। आप बिहार के किस इलाके में काम कर रहे हैं? ये मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ, मैं जरा समझना चाहूँगा कि आप काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि बिहार में क्या स्कोप है और बिहार के लोगों के लिए क्या स्कोप है रियल इस्टेट में। हम बिहार में बेसिकली पटना में ही काम करते हैं। पटना एम्स के आसपास हो गया और ये दानापुर स्टेशन के आसपास जो अभी नया जो रिंग रोड बना है, वहीं पे रिंग रोड के आसपास मेरा बेसिकली काम चल रहा है। तो किस तरह का फ्लैट है, ज़मीन है? मेरा तो प्लॉट का ही काम है। फ्लैट का अभी हम लोग उसमें ज़मीन इकट्ठा कर रहे हैं बड़ा लेवल पे, और वहाँ पे हम लोग का है कि 50 एकड़ का हाई राइज बिल्डिंग बनाए। 2030 से हम लोग का है टारगेट पूरा करने का। अभी हम लोग ज़मीन उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं रिंग रोड पे। अगर मैं बिहार के लैंग्वेज में पूछूं तो मैंने सुना है कि आपने भी 1100 स्क्वायर फीट से करोड़ों का गेम किया है। जरा बताएं, गेम किया इन द सेंस कि कोई भी व्यक्ति क्या इस तरह से ग्रोथ कर सकता है, और क्या ये सही है कि आपने 1100 फीट से शुरुआत की थी? सही है। 1100 का और कम से कहें 550 रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा। हम लोग 550 रुपये स्क्वायर फीट से ज़मीन सेल करना शुरू किए थे, जो फर्स्ट मेरा प्लॉटिंग है। हाँ। आज का वहाँ का 4000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट हम लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे कोई भी कर सकता है। रियल एस्टेट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ये जादू, कोई ये नहीं है कि ये मैजिक है। कोई भी अगर उसको सीख के समझ के अच्छा से अगर काम करे तो कोई भी कर सकता है। रियल एस्टेट जो है सो जल्दी अमीर बनाने का नहीं है, इसमें समय देने का चीज़ है। समय दीजिएगा तो आप अच्छा करिएगा। लगभग कितना ज़मीन इस समय आपके पास होगी जिस पे आप काम करोगे, या क्या विज़न है, किस तरह से आप पटना में डेवलप कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जरा सा बताएंगे विस्तार से हमको। मैंने हम लोग जैसे ज़मीन के रियल एस्टेट के काम में 2010 में हम आए। 2010 में वो भी एक घटना था, चूँकि हम पहले जो काम करते थे, मेरा स्टूडियो था, एक्सरे फिल्म का सप्लाई वगैरह भी कुछ किए हैं। बाकी तरह तरह का जो समझ में आता था वो करते थे। रियल एस्टेट बेसिकली ना तो मेरा पुश्तैनी बिजनेस था, ना कोई मेरा कोई इसमें कोई रुझान था।
भाई समझिए कि गॉड ये कोई शक्ति जो है हमको इसमें रियल एस्टेट में लेके आया। हम उसके बिहाफ में रियल एस्टेट में जब से जुड़े तब से इसको तन मन धन से इसमें लग गए। क्या लगता है कि ज़मीन खरीदना आज सेफ इन्वेस्टमेंट है बिहार में भी? हाँ, ज़मीन तो सेफ इन्वेस्टमेंट हमेशा रहा है। ज़मीन जितना रिटर्न आज तक न कोई दिया है न देगा। रियल एस्टेट का आप कहें तो ज़मीन में सेफ्टी का मतलब है कि आप उसमें अगर सही देख समझ के अगर सुन के अगर लेते हैं ज़मीन, आप डेवलपर के बारे में जहाँ ले रहे हैं उसके बारे में बैक पता कीजिए, 5 साल का उसका रिकॉर्ड देखिए, या जो ज़मीन ले रहे हैं उसका चैन डीड पूरा खतियान से लेकर अभी तक का जो चैन है उसको समझ के, लोकेशन वहाँ आसपास के क्या लोकेशन। अब कहीं भी ज़मीन ले लीजिएगा, लेने से मतलब नहीं है, सही ज़मीन एक ही लीजिए लेकिन सही लीजिए। तो जैसे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, मैं खुद भी पूरब से आता हूँ, यहाँ ज़मीन लोग आसानी से खरीद लेते हैं। कोई बिल्डर आया या कोई ज़मीन काम करना चाहता है, मेरे कई क्लाइंट हैं जो बिहार से ही हैं और यहाँ नोएडा में, जेवर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मथुरा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ ज़मीनें ईजिली मिल जाती हैं। क्या बिहार में भी इस तरह से कोई काम कर सकता है आसानी से, वहाँ ज़मीनें मिल जाती हैं? ज़मीन आराम से मिल जाती है। किसान देता है अपनी ज़मीन? किसान ज़मीन देता है, लेकिन वही ज़मीन वहाँ पे इकट्ठा करना थोड़ा सा है कि ज़मीन किसान से लेना मुश्किल है, क्योंकि वो ज़मीन अपने बेटा से भी ज़्यादा कीमती उसको वो मानते हैं। बेटा से भी ज़्यादा ज़मीन को लोग ये करता है। जब तक उनको कोई बेसिक ज़रूरत नहीं पड़ता है, हाँ। जैसे शादी हो या कोई अकस्मात कुछ खर्चा हो या कोई पढ़ाई वगैरह, ये सब के लिए ज़मीन तो सेल होता ही है। ज़मीन में कहीं चाह के भी आदमी उसको नहीं रोक सकता है। जब ज़रूरत के हिसाब से वो सेल किसान करता ही करता है। वही को हम लोग जैसे पूरा मान लिया कि कोई एक मौजा हो तो उसमें ज़मीन सेल होता ही है। जाने जिसको नहीं ज़रूरत है वो नहीं सेल करता है, जिसको ज़रूरत है वो सेल करता है। तो हम लोग जो बिहार में ज़मीन का इकट्ठा करते हैं वो एक जगह कहीं अपना एरिया चुन ये किए, प्लानिंग किए कि यहाँ हम लोग को प्लॉटिंग करना है, तो वहाँ पे ज़मीन पकड़े, आराम से 2-4 बीघा ज़मीन मिल गया, इकट्ठा किए। फिर उसके पीछे में ज़मीन जो लेना होता है हम लोग का, तो बंद प्लॉट का भी रेट हम लोग मेन रोड का ही देते हैं। अच्छा। या थोड़ा सा उसमें कम बेसी करके, मान लिया कि 5 लाख रुपये कट्ठा बंद प्लॉट वहाँ बिक रहा है, हाँ। तो हम लोग उसको 20 लाख रुपये कट्ठा ऑफर करते हैं किसान को, चौगुना। उनसे किसान को क्या फ़ायदा होता है कि एरिया में उनका तो पूरा ज़मीन कहीं ना कहीं सेल हो रहा है मौजा में। किसान लोग क्या करते, किसान लोग को हम समझाते हैं कि आप ज़मीन को आपको नहीं ज़रूरत है सेल करने का, लेकिन आप ही के गांव में आओ, दूसरे किसान को ज़रूरत है ज़मीन जो यहाँ ना सेल करके दूसरे जगह सेल कर रहे हैं, तो आप उनका ज़मीन परचेज कर लीजिए। यहाँ हमको आप दे दीजिए 20 लाख, वहाँ 5 लाख रुपये कट्ठा भी ज़मीन आपका हो जाएगा। दुगना ज़मीन आप खरीद लीजिए, प्लस आपके पास पैसा भी बच जाएगा। अच्छा, एक बात दे, कभी आपको लगता है कि जैसे बिहार से ही सटा हुआ उत्तर प्रदेश के कुछ बॉर्डर हैं, जैसे बनारस है, गोरखपुर को ले लीजिए, देवरिया को ले लीजिए, इधर मिर्ज़ापुर वगैरह ले लीजिए, आजमगढ़ को ले लीजिए, लखनऊ तो मान लीजिए राजधानी हो गई, यहाँ रियल इस्टेट के कारोबार बहुत फलित हुए, बिल्डिंगें बनी, बहुत कुछ हुआ। वहाँ ऐसा क्या रहा कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो पाया? वो तो अच्छा है कि आप लोग वहाँ पे काम शुरू किए हैं और चीज़ें हो रही हैं। क्या लगता है, क्या समस्याएँ रही हैं? समस्याएं वहाँ पे बेसिक समस्या जो था वो सारा चीज़ अभी सरकार द्वारा सारा चीज़ वहाँ पे धीरे धीरे सारा चीज़ अब बहुत सा जो इन्वायरमेंट पे खर्च किया गया है, रोड रास्ता एकदम पुल पुलिया इतना बन चुका है कि सब बिहार अब तैयार है। बिहार जो है से अगर सबसे ज़्यादा अगर आने वाला 5 साल में आप अपने पॉडकास्ट में आप ये नोट कर लीजिएगा कि इसको रिकॉर्ड में रखिएगा, या डायरी पे भी कहीं नोट कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा अगर रिटर्न अगर कोई 5 साल में देने वाला है तो बिहार देगा। अच्छा। क्योंकि कारण है कि बिहार सारा जगह जो भी डेवलपमेंट था वो सब हो चुका है। हाँ। लेकिन पटना बिहार अभी वो शुरू हुआ है। अच्छा। कारण वहाँ पे आसपास बड़ा बड़ा बिल्डिंग न बनने का कारण है कि 2016 का मास्टर प्लान, 2016 में मास्टर प्लान जो बना था उसमें रिंग रोड वगैरह का कहीं जिक्र नहीं था। तो जिसके कारण जहाँ पे थोड़ा सा जो मास्टर प्लान बना उसमें जहाँ पे कंजर्वेशन जोन होना चाहिए था, जहाँ पे आवासीय जोन होना चाहिए था, जोन डिवाइड करने में थोड़ा सा मिस मैच हुआ है, जिसके कारण पटना में अभी आपको विश्वास नहीं कीजिएगा, सगुना मोड़ के आसपास आपको 5-6 CR का कट्ठा ज़मीन है। अच्छा। ब्रांच में भी आपका 1-2 करोड़ कट्ठा कम ज़मीन आपको नहीं मिलने वाला है, जिसका कारण है कि एम्स के आसपास
दानापुर स्टेशन के आसपास सारा ज़मीन जो है सो आपको कंजर्वेशन जोन में है। कंजर्वेशन जोन में आप आवासीय का निर्माण कर नहीं सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, जिसके कारण पूरा भार जो है सो आ गया है शहर पे, जो शहर के जो मेन टाउन है उस पे। अगर जैसे ही ये 2031 तक मास्टर प्लान है, सरकार इस पे काम भी कर रही है, सर्वे करा रही है, जैसे ही ये कंजर्वेशन जोन हटेगा वैसे आप वहाँ भी बड़ा बड़ा टाउनशिप, बड़ा बड़ा मार्केट, बड़ा बड़ा आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ भी डेवलपमेंट का रफ्तार बहुत तेज़ हुआ है। जैसे बिहटा एयरपोर्ट अभी बन रहा है, ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दानापुर स्टेशन से फ्लाईओवर बिहटा तक जो बन रहा है, हाल में भी रिंग रोड का जो निर्माण हुआ है, बहुत सा प्रोजेक्ट वहाँ पे आसपास आ रहा है। तो एक बात तो ये, जैसे आप कह रहे हैं कि अब आने वाले 5 साल में मैं लिख लूँ कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे, तो आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं? प्लॉट लोग लें तो फ़ायदे में रहेंगे या फ्लैट लें? किस तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा जो आगे उनको रिटर्न देने वाला है? दोनों का फ्लैट और फ्लैट का, ये प्लॉट और फ्लैट के दोनों का अलग अलग मायने हैं। दोनों अपने आप में ज़रूरत के हिसाब से, ये जो छोटा फैमिली है, जो अपना जॉब में है, जिसको एकदम बेसिक ज़रूरत है, जिनके पास समय नहीं है, वो तो एक आध फ्लैट तो उनको ज़रूरत है, वो तो लेंगे ही लेंगे। लेकिन उसके फ्लैट के बाद भी अगर मेरा मानना है कि जो अगर आप एक फ्लैट आप खरीद लेते हैं, उसके बाद आप जो भी आपके लिए प्लॉट में इन्वेस्ट करना सबसे फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि प्लॉट का रिटर्न जो है वो हमेशा ज़्यादा रहा है फ्लैट की तुलना में। आप सर्वे कर सकते हैं उसका। अब तो सब ये है, ऑनलाइन सुविधा है, आप सर्च कीजिएगा तो आपको रिटर्न पता चलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि लगता है कि बिहार जैसी जगह में, मान लीजिए पटना रोड डेवलप है, उसके कुछ शहर बहुत अच्छे डेवलप हैं, लेकिन वहाँ पे लोग ज़मीन के कल्चर को छोड़ करके फ्लैट में रहने आएंगे, वो फ्लैट कल्चर अपनाएंगे वहाँ पे पटना में? बेसिकली अपनाएंगे फ्लैट कल्चर, जिनको ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन ज़मीन ज़्यादा ही, हमेशा ज़मीन जो है सो फ्लैट पे भारी रहा है। पटना जैसे शहर में आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और लोगों को आप बेच भी रहे हैं, तो कितनी बड़ी ग्रोथ देखते हैं अगले 5 साल में? आने वाले 5 साल में ग्रोथ, बहुत बड़ा ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं। और ये तो आसपास देखने की चीज़ है। आप कहीं भी आप ऑनलाइन सर्च करके देखिए कि जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना आ रहा हो, जहाँ पे बस स्टैंड आ रहा हो, जहाँ पे ये है रिंग रोड बना हो, वहाँ पे पहले रेट क्या था, उस समय का रेट क्या था, आज का रेट क्या है, आप केवल सर्च करके देख लीजिए। तो हम मानते हैं कि आने वाले 5 साल में जितने विकास के काम हुए हैं, आने वाले 5 सालों में कम से कम ज़मीन का रेट 2x, 5x, 2x, 3x होना आम बात है, ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, मैं देखता हूँ पटना से ज़्यादा जो बिहटा है और नौबतपुर है, उसकी लोकेशन बहुत ट्रेंडिंग में रहती है। ऐसा क्यों? ऐसा वहाँ पे क्या खास है? वो कारण है कि एकदम माने नौबतपुर जो हो गया सो एम्स से नज़दीक है। बिहटा जो है सो अपने आप में एक, वहाँ पे IIT को लेके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लेके, ये सब के लेके वहाँ पे ट्रेंडिंग में रहा है, फिलहाल बना हुआ है। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी काफ़ी, नौबतपुर और बिहटा अभी वहाँ मेन हॉट स्पॉट बना हुआ है रियल एस्टेट। आप वहाँ से कितना दूर हैं? वहीं पे हम लोग का जो साइट जो है, एक बिहटा में है, एक नौबतपुर में है। अच्छा, आपकी दोनों साइट उसी बीच में है? उसी बीच में है। कितनी बड़ी साइट होगी लगभग अभी? अभी जो हम लोग डिलीवर कर चुके हैं 50 एकड़ का एक हम लोग का फार्म हाउस, जहाँ पे हम लोग एज ए कमीशन काम शुरुआत किए थे 2010 से। तो वो 2016 तक चला। 16 के से हम लोग एक 50 एकड़ का बिल्डिंग जो पूरा डेवलप करके दिए हैं। 50 एकड़ का वो है टाउनशिप का पूरा, जिसमें पूरा एमिनिटी के साथ रोड, रास्ता, ड्रेनेज, ये स्ट्रीट लाइट, पार्क, मंदिर, सारा व्यवस्था है। वहाँ पे 100 आदमी मकान बना के ऑलरेडी रह रहे हैं अमन चैन से। 50 एकड़ आप डिलीवर कर दिए और आप ऐसे बतिया रहे हैं कि जिसे लग रहा है कि अभी आपने नया ही शुरू किया है, जबकि देखने वाला ही सोच रहा होगा कि लग रहा है कोई नया। 50 एकड़ डिलीवर कर चुके हैं। तो कभी आइए पटना, घुमाते हैं आपको अपना। अब तो हम जरूर आएंगे। जो लोग देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि क्या बवाल है, कि मतलब बोल काहे नहीं रहे हैं, मतलब कहीं ऐसा ना लोगों को लगे कि ठीक है अभी आपने शुरुआत की। कितना बड़ा सपना है अभी आपका? सपना तो है आने वाला 5 साल में हम लोग का ये यहाँ पे रिंग रोड पे हम लोग 50 एकड़ का एक हाई राइज बिल्डिंग का प्लान कर रहे हैं, जिसमें एज ए इन्वेस्टर वहाँ पे लोगों को प्लॉट उन्हीं के नाम पे रजिस्ट्री करा के बाज़ाब्ते डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके
और उनको फ्लैट का हम लोग ये कर रहे हैं। वो आने वाले 5 साल में हम लोग 2030 से वहाँ पे काम शुरू करेंगे और भगवान ने चाहा तो वहाँ हम लोग 50 एकड़ का हाई राइज बिल्डिंग का ये करेंगे। बिहार के जो लोग देख रहे होंगे इसको, और अगर वो आपसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़कर कोई काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए कुछ काम है आपके पास? काम बहुत है रियल एस्टेट में, तो नेटवर्क ही नेटवर्थ है। हाँ। जितने नेटवर्क बढ़ेगा उतना हमको ही फायदा है, उनको भी फायदा है। तो कोई कैसे अप्रोच कर सकता है, कैसे जुड़ करके आपके साथ काम कर सकता है, जुड़ने के कैसे लिए- कमा सकता है? कुछ कमाने का रास्ता बताइए उन लोगों को। कमाने के लिए तो बस रियल एस्टेट को सीखना है, समझना है। हमसे आके सगुना मोड़ पे हम लोगों का ऑफिस है, वहाँ से पूरा अपना टीम है, पूरा अपना व्यवस्था है। तो वहाँ आके समझ सकते हैं, मेरे बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं रियल एस्टेट के बारे में। आपकी जर्नी क्या रही है? कैसे आप गांव से निकल के एजी होम्स इंडिया लिमिटेड तक पहुंचे और कैसे आपने बनाई? ये आपकी ही कंपनी है? मेरा ही कंपनी है और बिना कोई पार्टनर का सिंगल ये है। तो मेरा जर्नी का अगर बात करें तो बहुत ये है दर्दनाक जर्नी कहा जाए, क्योंकि अगर हम इसको 30 साल का अपने जर्नी को 2 टर्म में डिवाइड करेंगे तो 1995 से 2010 तक मेरे पास कुछ नहीं था। हाँ। 10 से 25 तक 15 साल का मेरा ये जो है अभी आपका जो हम बताए, ये मेरा पोर्टफोलियो अपना जो है से है बना है, अपना एक गुडविल और ये पूरा जो प्रोजेक्ट अपना जो डिलीवर दिए हैं। पहली डील कब किए थे आप और कैसे किए थे? क्या उस समय डर लग रहा था या लगता था कि हो जाएगा, या किसी और ने वो डील करवाई थी आपकी? पहला डील हम रियल एस्टेट में जो आए, एज ए समझिए कि हम ये हमको लाया गया है ईश्वर के द्वारा, क्योंकि हम तो रियल एस्टेट मेरा कुछ था नहीं, ना कोई मेरा कुछ पूछता ही नहीं उसमें। ये था तो हम एज ए कमीशन 2000 रुपये प्रति कट्ठा हमको कमीशन से हम स्टार्ट किए थे ये रियल एस्टेट। वो भी हमारे एक तहसीलदार जो कर्मचारी जो ब्लॉक में होता है, वो हमारे गांव के आसपास जहां मेरा गांव है पुश्तैनी, वहाँ पे डॉक्टर एक थे पटना के जाने माने, उनका नाम नहीं लेंगे लेकिन जाने माने अच्छा ये थे, फिजिशियन हैं। तो उनका वो अपना एक फार्म हाउस आप टीम बना के 20-25 लोगों का इकट्ठा लेना चाह रहे थे फार्म हाउस के लिए। तो वो 20 एकड़ ज़मीन जो है से अपना ज़मीन पहले ले चुके थे, 30 एकड़ और उनको चाहिए था। वही हमको कर्मचारी जो था तहसीलदार, वही डॉक्टर साहब से मिलवाए और उनके लिए हम लोग 2000 रुपये प्रति कट्ठा, एक और हमारे पार्टनर थे, तो दोनों मिल के हम लोग साथ में 30 एकड़ ज़मीन का हम लोग व्यवस्था किए और वहाँ से ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो पहले तो हम नो रिस्क नो गेम पे थे, मेरा तो कुछ पूंजी लगा ही नहीं है, तो फिर इसमें डर कैसा? हमको तो बस सीखना था। अच्छा। मेरा जुनून था कि बस हमको सीखना है, 2 साल 3 साल कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो जो मिला उसमें हम लोग संतुष्ट रहे, उसमें काम किए, जीरो से सीखे। वहाँ से एक फ़ायदा हमको मिला कि ज़मीन रियल एस्टेट को जीरो से सीखने का मौका मिला। वहाँ सभी तरह का कागज़ समझे, खतियान क्या होता है, रसीद क्या होता है, पंजी 2 क्या होता है। अभी आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो खतियान से लेकर अभी तक का हम मैच कैसे करें, उसका चैन कैसे मिलाएं, गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट डीड क्या होता है, वसीयत क्या होता है। अगर 4 भाई है तो उसका बंटवारा क्लियर नहीं है तो ये बंटवारा का पेपर चाहिए। तो ये है पूरा सब जीरो से उसको समझ के फिर अपना 2013 से अपना अलग हम लोग अपना फिन हो गए। अपना वो जो हमारे पार्टनर थे अपना वो डॉक्टर साहब के ही अपना काम में लगे रहे। हम वो लोग अपना आज भी उनसे वही मित्रवत संबंध है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अपना अलग कहेंगे, अब हमको लग रहा है कि अब अलग यानी कुछ बड़ा करना है, तो वो तैयार नहीं हुए रिस्क लेने के लिए कि नहीं हमको तो इसमें रिस्क लग रहा है, यही ठीक है। तो हम लोग वहाँ से अलग हुए, अपना हम सोचे कि अलग करके देखते हैं, क्योंकि बिना रिस्क का तो कोई गेम होता नहीं है। तो घर में कोई था रियल एस्टेट में पहले? कोई नहीं। रियल एस्टेट में तुम्हारे पिताजी तो हम जब 12th में थे उसी समय एक्सपायर कर गए थे। तो 12th माने 2002 से तो फिर पूरा कमान हमारे ही हाथ में। वर्तमान को ठीक करने का जिम्मेवारी एक बहन एक भाई का जिम्मेवारी, घर संभालने का जिम्मेवारी के साथ साथ ये सब करना, मतलब जिम्मेदारी ने आपको गढ़ा है। बस। कहते हैं कि बिल्डर लोग अक्सर किसानों को और बायर्स को धोखा दे जाते हैं, लेकिन जो कहानी आपकी है, तो क्या कभी आपको किसी किसान ने धोखा दिया या कहीं आप धोखा खाए ऐसा?
ये कोई भी बिजनेस रियल एस्टेट में धोखा और ये कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो सचेत तो आपको रहना ही पड़ेगा। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सचेत रहना है, ध्यान देते रहना है। तो अगर आप जैसे आप धोखा की बात कहेंगे तो एक कहानी आपको रियल कहानी है मेरा, वो सुना देते हैं। जैसे इसमें रियल एस्टेट में जितने आप काम करते जाइएगा उतने ही आप इसमें सीखते जाइएगा। ठीक है। और डीपली से बहुत सा ऑडियंस को भी आपको बहुत सा जानकारी मिलेगा कि धोखा कैसे हो सकता है रियल एस्टेट में। तो एक मेरा जो पर्सनल अनुभव अपना ये बता रहे हैं अनुभव से कि एक हमने ज़मीन सौना मोड़ के आसपास, एक हमारे वायर थे, मैंने कस्टमर थे, उनको एक ज़मीन चाहिए था क्लिनिक वगैरह के लिए। तो बोले कि 2-3 कट्ठा अगर ज़मीन हो मेन पे सौना मोड़ के आसपास तो हमको दे दीजिए। हाँ दे दीजिए। तो उनका हम एक अपना सर्च देखे, अपना टीम को भिड़ाया कि देखिए कोई अगर हो ज़मीन तो एक 2.5 कट्ठा का ज़मीन निकला। 2.5 कट्ठा का ज़मीन का उसका जब कागज़ वगैरह हम लोग चेक किए तब पूरा उसका ओरिजिनल जो ज़मीन मालिक था वो हमको पूरा ओरिजिनल पेपर, माने जो 5,000 का स्टाम्प लगा हुआ पूरा एकदम बजाते, हाँ मोटेशन खतियान से अभी तक का चैन डीड पूरा एकदम देख के बढ़िया से बढ़िया एक्सपर्ट उसमें ये नहीं कह सकता था कि वो ज़मीन गलत है, फर्जी है। जब हम उतना दिन से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, ये घटना 5 साल का है, 5 साल पहले का। हम 10 साल से ये ज़मीन का काम कर रहे हैं, हम जब नहीं पकड़ पाए, ऑनलाइन भी सारा रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं तो सारा सब सही है। तो हुआ कि ठीक है, तो उसको टोकन अमाउंट में हम कुछ पैसा दे दिए 25 लाख रुपया, क्योंकि ज़मीन वहाँ पर 2 करोड़ रुपये इकट्ठा था 5 साल पहले भी। तो हम तो देख रहे हैं कि मेरे कस्टमर उसका तैयार हैं, 2% कमीशन में भी अच्छा खासा आ जाना है। तो हम उसको अपने पास से टोकन अमाउंट दे दिए कि पहले कागज़ इसका वेरिफिकेशन। अब पहले मेरा ये है कि टोकन के बाद हम सबसे पहले पोजीशन पे जाते हैं। जो कागज़ आपको नहीं समझाएगा, जो बताएगा वो आपको पोजीशन बताएगा। ठीक है। तो टोकन देने के बाद हम वो किसान को बोले कि हमको आप उसका पोजीशन दीजिए, उस पर बाउंड्री वगैरह हम लोग कराएंगे उसका। सबसे पहला बाउंड्री वाला मेरा पहला प्राथमिकता रहता है बाउंड्री कराना। तो कागज़ तो आपको हम समझ लिए सब सही है। जब ज़मीन पे जाने की बात आई तब किसान वो अपना रंग बदलने लगा कि नहीं हम 50% लेंगे, 25% लेंगे, तब ज़मीन पर ये पोजीशन देंगे, नापी कराएंगे, ये होगा वो होगा। हम कहे कि नहीं, हम तो बात आपसे तय हुआ है कि आप टोकन के बाद हम ज़मीन के पे पोजीशन देंगे, उसके बाद ये होगा। उसके बाद वो मुकरने लगा कि नहीं हमको कम से कम 25, वो चाह रहा था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनसे हम निकाल लें। तो हमको डाउट हुआ, फिर हम लगे लोकल आसपास के जो भी दुकानदार थे ये सब लोग से पता करना कि ये ज़मीन ये है वैसा वैसा। तो एक वैसे ही सर्च करने में हमको जो वो ज़मीन दिलवाए थे उनको पहले 10 साल पहले वो हमारे परिचित निकले। वो बोले कि वो तो ज़मीन परमेश जी हम ही दिलवाए हैं उनको। हम अच्छे से जब भी वो सेल करेंगे तो इतना अच्छा रिलेशन है कि हम बिना बताए हुए उसको सेल कर ही नहीं सकते हैं। कैसे ही सेल कर दिए, दूसरा तीसरा से आप ले रहे हैं। तो वो डायरेक्ट फ़ोन लगा दिए वो ज़मीन मालिक जिसका ज़मीन था, ज़मीन को फ़ोन लगाया तो ज़मीन वाले बोला कि हम ज़मीन बेचे ही नहीं हैं, हम ज़मीन बिक्री किए ही नहीं हैं। तब उसमें मामला निकल गया कि जो ज़मीन किसान का था वो फॉल्स ज़मीन जो है सो रजिस्ट्री किसी ज़मीन दूसरे वही नाम का दूसरे आदमी से ज़मीन का रजिस्ट्री करा कर मोटेशन वगैरह करा के पेपर लेके घूम रहा था। तो आपका पैसा निकला कि नहीं? पैसा तो अभी तक भी फंसा हुआ है, आधा सुधा निकला, आधा सुधा के बाद पैसा मेरा अभी भी फंसा हुआ है। वो भी जिनका ज़मीन था वो भी उस पर FIR किए, हम भी FIR किए हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। कब्जा किसका ज़मीन पे? ज़मीन तो उन्हीं का था, ज़मीन जिनका है वो तो रहेगा ही। तो हम ही उनको जानकारी दिए कि ऐसा ऐसा है, तो वो फिर उस पर खोज के हम ही उनको पेपर दिए कि ऐसा पेपर मार्केट में हमको ओरिजिनल पेपर रजिस्ट्री का, मोटेशन भी उनका हो चुका था, फिर मोटेशन कैंसिल करा कर फिर अपना वो चेंज कराया। तो अगर कोई नया 2026 में रियल इस्टेट का बिजनेस करना चाहे तो आप अपने अनुभव से क्या बताएंगे, किन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है उसको? 2026 का एक ही चीज़ आदमी ये ध्यान करके निवेश करे कि कहीं भी आप निवेश कीजिए तो आप पहले उसका सही ज़मीन, सही डेवलपर चुनिए। सही डेवलपर हो और ज़मीन गलत हो
तो भी आप ज़मीन नहीं खरीदिए। और ज़मीन सही है, डेवलपर गलत है, फिर भी आप मत खरीदिए। और आप ज़मीन वही खरीदिए, वहीं इन्वेस्ट कीजिए जो डेवलपर भी सही हो, या किसान भी सही हो, ज़मीन भी सही हो, लोकेशन भी सही हो। 3 चीज़ को आप अगर आप गौर करके, अगर ध्यान रख के अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट करता है कोई आदमी, तो कहीं भी उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कोई कैसे पता करे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो जेन्युइन है या डेवलपर जेन्युइन है, ये कैसे पता हो सकता है? ये आपको तो आसपास उनके जो पिछले कस्टमर हैं, या जो वहाँ आसपास जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ आसपास के लोगों से पता चलेगा, किसान से पता चलेगा, आप आसपास के लोकल से पता चलेगा। अच्छा। ये सब पता करने का बहुत से तरीके हैं, आप पता कर सकते हैं। मार्केट में किसका क्या गुडविल है वो तो मार्केट में जाने पे खुद ही पता चल जाता है। कभी 16 सालों में लगा कि ये बिज़नेस छोड़ देना चाहिए बिहार के माहौल की वजह से, वहाँ के लोगों की वजह से, या किसी और वजह से ऐसा लगा कभी कि ये हम छोड़ देते हैं, अब नहीं करेंगे इसको हम? नहीं लगा, तो बीच में तो आएगा ही, कठिनाई तो हर एक चीज़ में आता है। और मेरा तो मानना है कि जो आपका पुश्तैनी बिजनेस नहीं है, जो आपका ये नहीं है, उसमें तो आपको ये पहले आप जा रहे हैं उसमें तो आप ठगाने के लिए जाइए कि हम ठगा रहे हैं, हमको ठगाना है। अच्छा। उसके बाद आप ठगाते ठगाते सीख जाइएगा। और ये तो रियल एस्टेट में अगर कोई 5 साल रह जाए, उसके बाद फिर दूसरा कोई काम वो कर ही नहीं सकता है। इतना पैसा है? इतना पैसा है पैसा है और सम्मान भी है। सही काम करते हैं तो पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। अच्छा, आप बोलते स्लो है लेकिन पैसा तेज कमाते हैं, हाँ? क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के बारे में मैंने पढ़ा है, तो ये दिखा कि काम तो आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत कुछ छिपा के बोल रहे हैं। हमको लग नहीं रहा कि सब बोल रहे हैं। नहीं छिपाना, वो तो पता, वो तो छिपाने से कोई ये है नहीं, लेकिन अच्छा, रियल एस्टेट में स्कैम कैसे होता है, धोखा कैसे होता है? रियल एस्टेट में स्कैम तो आपको एक सारा तो सामने बता दिए। रियल एस्टेट में ही स्कैम होने का ये है कि जहाँ आप विश्वास में जाइएगा, हाँ। या पूरा विश्वास में कि मेरा दोस्त लिया है तो हम भी भेड़ चाल में अगर चलिएगा कि मेरा अगर दोस्त लिया है, मेरा भाई लिया है, मेरा रिश्तेदार कह रहा है तो वो है, तो उसमें आप फंस जाइएगा। आप कोई भी अपना से अपना भी हो, लेकिन आप बेसिक चीज़ें को ज़रूर चेक करें। कागज़ उसको ज़रूर ऑनलाइन, आज के डेट में सारा रिकॉर्ड है ऑनलाइन उसको सब वेरीफाई कीजिए। प्लस उसमें ज़मीन पर कोई रोक वगैरह तो नहीं है। बहुत सा भी परियोजना में भी ज़मीन एक्वायर है, वो भी किसान लोग बेच देता है ज़मीन कि अभी चलिए अपना हम सेल कर देते हैं, तो रोक से मुक्त है कि नहीं। आप एग्रीमेंट करा लिए, पता नहीं आपको उसका रजिस्ट्री बैन है। अच्छा। तो आप तो अपना पैसा तो आपका फंस गया। हाँ। आप जब रजिस्ट्री करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि उसका रजिस्ट्री नहीं होगा, रोक पे है उस पर। हाँ। तो ये सब है। अब वो अपना पैसा लेके निकल गया डेवलपर या किसान, आप अब घूमते रहिए अपना पैसा के लिए। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको जानकारी लेके सोच समझ के अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आजकल बहुत ऐड चलते हैं और लोग उस पर जाते हैं कि इंस्टेंट रजिस्ट्री, मतलब तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत पोजीशन लीजिए। ऐसा होता है क्या कि तुरंत रजिस्ट्री और तुरंत पोजीशन हो जाए? हाँ, तुरंत रजिस्ट्री ज़मीन आप तो वही लीजिए जो आपको तुरंत पोजीशन मिल जाए। तुरंत रजिस्ट्री जो आपको पोजीशन के साथ साथ तुरंत रजिस्ट्री मिल जाए। आप अगर ये में जा रहे हैं, किस्त में जा रहे हैं कि हमको किस्त पे ज़मीन ले रहे हैं लंबा टर्म के लिए 5 साल 4 साल का, तब आप लंबा जो किस्त पे ज़मीन ले रहे हैं उसमें बिना रेरा का मत लीजिए। अच्छा, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के आप ज़मीन लॉन्ग टर्म में मत खरीदिए कि जो आपको बोल रहा है कि हमको 2 साल में आपको ये हम डेवलप करके देंगे, 3 साल में डेवलप करके देंगे। ज़मीन आप वहीं लीजिए जहाँ पे आपको पोजीशन मिल रहा हो, जो आप सुविधा आपको जो आप आदमी बोल रहा है वो सुविधा वहाँ दिख रहा हो आपको, वो ज़मीन में इन्वेस्ट कीजिए। तो जो रेरा है वो प्लॉट के लिए भी लागू होता है या फ्लैट और केवल जमीन? दोनों के लिए लागू होता है। दोनों के लिए? रेरा में फ्लैट प्लॉट में भी रेरा आता है, तो वहाँ तो कुछ डेवलप करने वाली बात होती नहीं है। रेरा जो आपको बता रहा है कि उसमें हम पार्क देंगे, मंदिर देंगे, रास्ता देंगे, यहाँ कमेटी हॉल रहेगा, वो उसमें तो रेरा की ज़रूरत है ही। अच्छा, कई बार देखते हैं मालिक ना पर्दे के पीछे होता है, जैसे आप भी आप तो हर डील करते नहीं होंगे, एजेंट डील करते होंगे, लेकिन एजेंट जो है ना मिसगाइड बहुत करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर ज़मीन खरीदने जा रहा है तो वो कैसे समझे कि एजेंट सही बोल रहा है या मिसगाइड कर रहा है?
वही तो हम बताना चाह रहे हैं, वो है आप जमीन जहां आप खरीदना चाहते हैं, हाँ। पहले वहां आप 2 से 3 महीना लगातार घूमिए, समय निकाल के 6 महीना वहां उस एरिया पे आप क्या क्या 6 महीना में डेवलपमेंट हो रहा है, आते जाते आपको जो बातें, बहुत सारी बातें पता चलेगा। वहाँ का लोकल आदमी से जो आपको जानकारी देगा, वो आपको ना कोई डेवलपर देगा, ना कोई आपको मोटिवेशनल स्पीच देगा, ना कुछ देगा। आप खरीदने के लिए ज़मीन पे आपको उतरना पड़ेगा। ज़मीन अगर आपको इच्छा है कि हम ज़मीन खरीदें, सही ज़मीन खरीदें, सही लोकेशन में खरीदें, तो आपको ज़मीन पे उतर के उसका रियलिटी चेक करना पड़ेगा, तभी आप सही ज़मीन खरीद पाइएगा, सही इन्वेस्ट कर पाइएगा। मैंने सुना है कि DNCT प्रोजेक्ट 2 करके, मतलब फेज 2 करके आप कोई प्रोजेक्ट डाले, उसमें लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। किस तरह का प्रोजेक्ट है और क्यों उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग बाकी लैंड को छोड़ करके? वहाँ पे चूँकि वो ज़मीन जो है DNCT हम लोग का, वो बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक है, कन्हौली बस स्टेशन के पास है, और नवतपुर और ये कन्हौली के बीचों बीच है। तो वहाँ पे बगल में गोरखा बटालियन का भी एक ट्रेनिंग कैंप खुल रहा है। वहाँ पे आपका ये है सासाराम पटना जो है रोड, वो रिंग रोड, हाँ, हाई 4 लेन, वो आके वहीं पे रिंग रोड में कनेक्ट हो रहा है, वहाँ जंक्शन बन रहा है 3। और वहाँ से नवतपुर भी आप जा सकते हैं, शिवाला भी जा सकते हैं, दानापुर स्टेशन भी जा सकते हैं, कन्हौली बस स्टैंड, बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह सारा सुविधा है। तो आप ये रिंग रोड के नज़दीक में है, रिंग रोड के एकदम पास में है। तो वहाँ प्लॉट बेच रहे हैं कि फ्लैट? नहीं, प्लॉट बेच रहे हैं। फ्लैट का हम लोग 2030 में हम लोग, अच्छा, हाँ, वहाँ पे करेंगे। कितना बेच दिया होगा आपने प्लॉट उसमें फेज 2 में? उसमें फेज 2 में हम लोग 10 एकड़ का अभी किए हैं, सेल किए हैं। अच्छा, अब बाकी अभी वहाँ हम लोग और अभी कितनी बड़ी साइट है वो? वो तो साइड हम लोग का वहाँ पे है 100 एकड़ का प्लानिंग है। 100 एकड़ का? 100 एकड़ का, जिसमें से 10 एकड़ हम लोग डिलीवर किए हैं। 10 एकड़ का फिर सेकेंड फेज में डेवलप करेंगे, फिर 10 एकड़ करके उसको 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल में वो अपना जब डेवलप करते हैं तो ज़मीन हम वही सेल करते हैं जिसपे आपका 4 व्हीलर आपके ज़मीन पर चला जाए। हाँ, जो आपको बेसिक ज़रूरत जो है, जो रास्ता, पेवर ब्लॉक, लाइट, ये सब का बेसिक ज़रूरत फर्स्ट फेज में ही शुरू बना देते हैं। जब आप लोग कोई साइट पसंद करते होंगे, जैसे आप व्यवसायी हैं, आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है, फेज़ 2 में काम कर रहे हैं, 30 में आप बिल्डिंग भी लेकर के आने जा रहे हैं, मतलब फ्लैट्स भी लेकर आने जा रहे हैं, तो जब लोकेशन कोई चूज़ करते हैं आप लोग इन्वेस्ट करने के लिए, तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसको देखते हैं, उसके बाद उसमें पैसा डालते हैं? मेन तो ज़मीन के लिए बस लोकेशन ही देखना है। लोकेशन है, वहाँ का आसपास का कनेक्टिविटी कैसा है, आने जाने में लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी, कहीं से भी आराम से वहाँ आदमी पहुँच जाए, और जो वहाँ पे इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे रहन सहन लोगों, माने आसपास वैसा इलाका चुनते हैं जहाँ पे लगे कि भविष्य में यहाँ पे आसानी से लोग यहाँ पे रह सकता है। जिस बिहटा एयरपोर्ट के आप जिक्र कर रहे थे बार बार, वो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है रियल इस्टेट में काम करने वालों के लिए, या आप लोगों के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर के वो एयरपोर्ट आया है बिहटा वाला? कहीं भी आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट वगैरह या बस स्टैंड जो हम कह रहे हैं, कन्हौली वगैरह, ये सब के आसपास कहीं आप ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा, गूगल सर्च कर लीजिए या ChatGPT पे आप कुछ भी, जहाँ पे ये सब प्रोजेक्ट आया है। अभी जेवर एयरपोर्ट आपके बगल में बना है, वहाँ का अगर आप 5 साल पहले का अभी अगर रेट आप पता कीजिए कि क्या वहाँ 5 साल पहले क्या रेट था, आज उद्घाटन उसका हुआ है, आज शुरू हुआ है, अब 5 साल बाद वहाँ का क्या रेट है, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। अच्छा, खैर ये तो है कि जहाँ डेवलपिंग होती है, मैं जेवर ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ बहुत लंबे टाइम तक रिपोर्टिंग किया हूँ, वहाँ कुछ नहीं था, केवल हाईवे था। वही और अब तो वहाँ आप पैर भी नहीं रख सकते, और बड़ी तेज़ी से सारी चीज़ें मैपिंग हुई और बिक गई। तो ये तो सर्च का विषय हो, तो आप देख सकते हैं, आज के डेट में बहुत आसान, ईजी है समझना। वहाँ तो बहुत लोग रियल इस्टेट का काम कर रहे होंगे। बहुत सा लोग कर रहे हैं। तो आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें अलग हैं जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं? जो मेरे पास आज ज़मीन प्लॉट खरीद रहा है, उसको पूरा कोई टेंशन नहीं है कि हमको ज़मीन ब्लॉक में जाकर उसका मोटेशन कराना है, पोजीशन में कोई दिक्कत है, पोजीशन आपको तुरंत मिलेगा। आप टोकन दे के जाकर वहाँ ज़मीन का, पहले हम खुद कहते हैं कि जाकर पहले अपना ज़मीन पर बाउंड्री कराइए, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्री कराइए। नहीं तो कम से कम KP बीम तो ज़रूर डाल दीजिए, अपना एक नाम का बोर्ड लगा दीजिए, वहाँ पे कोई भी विवाद होगा नंबर लिख दीजिए,
कोई भी विवाद होगा लोग आपको कॉल करेगा कि हाँ ये मेरा है, कोई अगर किसी का दिक्कत होगा कि ये मेरा है या उनका है तो आपके पास तुरंत कॉल करेगा, या बोर्ड आपका सही सलामत है तो आपका सही है। पटना आपका जो स्मार्ट सिटी सरकार ने घोषित किया है, केंद्र सरकार ने बोला कि वो स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगी, पटना को भी स्मार्ट सिटीज़ में डाला, तो उससे कोई रियल इस्टेट में बूम आया, कोई फ़ायदा मिला आप लोगों को? स्मार्ट सिटी के लिए अभी तो अनाउंस हुआ है, यहाँ सोनपुर के एक जगह है सोनपुर में, हाँ, तो वहाँ पे सरकार का अभी तो हाल में अभी चल रहा है कि वहाँ पे टाउनशिप का ये सेटेलाइट टाउनशिप बसाया जाएगा। तो वहाँ पे अभी तो, लेकिन हम लोग को सोनपुर में उतना नहीं लगता है कि वहाँ पे प्रोग्राम ये सक्सेस कर पाए, क्योंकि वहाँ पे इतना लो लैंड है कि वो इतना, उसमें साल में 3 से 4 महीना ही ज़मीन वो खाली रहता है, बाकी पानी से भरा रहता है लबालब। वहाँ पे दिया उन्होंने? हाँ, वहाँ पे सरकार का प्रोजेक्ट है। यहाँ पे लगभग पटना के आसपास 15,000 करोड़ का सारा खर्च हुआ है, जो एयरपोर्ट, फ्लाईओवर और ये सब रोड पे। और उसके बाद सरकार का वहाँ पे जो रुझान है, अब आने वाला दिनों में देखने लायक रहे वाली बात रहेगी कि क्या सरकार वहाँ पे कर पाता है नहीं, वो तो भविष्य की ये है। अच्छा, रियल इस्टेट के बिजनेस में ना जो माइंडसेट होता है, जैसे हर बिजनेस में माइंडसेट का अपना एक अलग इम्पैक्ट होता है, रियल इस्टेट के बिजनेस में माइंडसेट किस तरह का होता है और कितना उसका महत्व होता है? माइंडसेट तो आपको माइंडसेट ही तो बना के रखना पड़ेगा आपको। माइंडसेट ही आपका ये काम करता है। कोई भी आपके मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आपको जो सही खड़ा रहता है, जो अपने ये पे रहता है, उसका माइंडसेट तो बहुत बड़ा फैक्टर है। चलिए मैं कुछ आपसे ना जल्दी सवाल पूछता हूँ, रैपिड फायर करते हैं कुछ। आपको क्या लगता है क्या बेहतर है, फ्लैट या प्लॉट? प्लॉट। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में? लॉन्ग टर्म। अगर हम रिस्क और सेफ प्ले की बात करें तो क्या है? ज़मीन। उसमें भी ज़मीन। और लक और सिस्टम की बात करें तो? लक और सिस्टम। हाँ, कि लक इसमें ज़्यादा मायने रखता है या सिस्टम? जो लोग लक पे भरोसा करते हैं वो ज़मीन में पैसा ज़्यादा बनाते हैं, या जो कहीं सिस्टमेटिक इन्वेस्ट सिस्टम से ही आप पैसा बना सकते हैं, लक कोई ये नहीं। और एक सवाल कि लोग बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं रियल इस्टेट में? बिगेस्ट मिस्टेक ये करते हैं रियल एस्टेट में कि उस पर बिना सोचे समझे, बिना ये बताए हुए पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि हमारे चाचा लिए हैं, फुआ लिए हैं, फूफा लिए हैं, दोस्त लिया है तो चलिए हम भी ले लेते हैं। तो बिगेस्ट मिस्टेक वही है कि आप बिना जांच पड़ताल के आप कहीं आप जाके खरीद लेते हैं। आप बिहार से आते हैं, गांव से आते हैं, आपने वो स्थिति देखी जो बहुत नीचे की होती है, ऊपर से भी फादर भी कम समय में छोड़ के चले गए, यानी कि आप मिडिल क्लास के दर्द को अच्छे से जानते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मिडिल क्लास का आदमी जो ज़मीन में निवेश करना चाहता है, उसको अगर आपको एक सलाह देनी हो तो आप क्या सलाह देंगे उसको? मिडिल क्लास के लिए हम यही सलाह देना चाहेंगे कि ज़मीन आप इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास पैसा कम है, अगर 10 लाख का ज़मीन है, आपके पास 2 लाख ही है, तो आप 4 आदमी और ढूंढिए अपने जान पहचान में, रिलेशन में, ग्रुप में इन्वेस्ट कीजिए। ग्रुप में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ाइए, क्योंकि आपका पैसा बैंक में रख के आप पैसा को अपने ग्रो नहीं करवा सकते हैं। आज आपके पास 10 लाख के ज़मीन के लिए पैसा, अगर आप फिर सोचिएगा कि 2 साल बाद हम 10 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे तब ज़मीन लेंगे, तो वो ज़मीन 15 का हो जाएगा, 12-20 का हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी आप सोचने समझने में समय न गंवाकर जो आपके पास पैसा है आप उससे शुरुआत कर दीजिए। आप ग्रुप में आइए, ग्रुप में इन्वेस्ट कीजिए, आपका रिस्क भी कम जाएगा और इन्वेस्ट भी आप कर पाइएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक बड़ा प्लॉट लो या 1 बिस्वा 10 बिस्वा लो, बल्कि आप के पास हैं और 4 लोग मिल करके, हाँ, बस 2 बिस्वा ज़मीन को 4 लोग मिल कर 4 आदमी ले लीजिए। हाँ, और फिर उसको आप बिकवा देंगे? बिकवा देंगे। ज्वाइंट रजिस्ट्री अपना सभी कोई के नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगा। ग्रुप में आप कराइए रजिस्ट्री, कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। और उसके बाद आराम से आपका जो होता है 2 साल 4 साल में आपको रिटर्न तो मिलना ही मिलना है।
नहीं, जरा इस गेम को हमको समझाइए ना कि जैसे मान लीजिए कि 5 लोग मिल करके जो 2 कट्ठा ज़मीन खरीद लेते हैं, अब वो उस पे 5 लोग मिलकर घर तो नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि ज़मीन छोटी है। घर बनाने के लिए तो आपको सिंगल लेना पड़ेगा। हाँ। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट, आप तो पैसे होता है ज़मीन, हम अपने 15 साल के अनुभव में हाँ। एक ही चीज़ अनुभव किए हैं कि ज़मीन, लोग रिसर्च किए हैं कि ज़मीन आखिर लोग क्यों नहीं खरीद पाता है। पता चलता है कि 20 साल ये शहर में गुजार दिया कोई, हाँ। प्रॉपर जगह पर एक जगह रहते रहते 20 साल गुजार दिया, और उसके आँख के सामने से ही ज़मीन 2 लाख का 4 लाख, 4 लाख का 8 लाख, 20 लाख 50 लाख हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वो रह रहा है 20 साल से उसके पास पैसा नहीं है। पैसा, जितना पैसा आज के, मान लिया कि आज मेरे पास पैसा है आपका यहाँ नवबतपुर में इन्वेस्ट करने के लिए, हम सोच रहे हैं कि हमको सगुना मोड़ पर ज़मीन हो जाए। तो ज़मीन, पैसा आपके पास है नवबतपुर में इन्वेस्ट करने के लिए, आप चाह रहे हैं सगुना मोड़ पर, और जब आपके पास पैसा होगा कि अब सगुना मोड़ का जब मोह आपका भंग हो जाएगा कि नहीं यहाँ हमसे नहीं होगा, नवबतपुर में खरीदेंगे, तब तक नवबतपुर भी महंगा हो गया। फिर आप पहुँच जाइए विक्रम, माने आगे बढ़ते जाइए 10 किलोमीटर आगे, फिर आप कहिए कि नहीं नवबतपुर से तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम तो अब यही लेंगे, यहाँ का आपके पास पैसा है नहीं। तब अब वही सोल्यूशन है कि आप ग्रुप में लीजिए, ग्रुप में 4 आदमी मिला के वहाँ पे ज़मीन इकट्ठा इन्वेस्ट कीजिए, और उसके बाद तब जाके फिर आप जाके अगला पड़ाव पे आप ले पाइएगा, नहीं तो ऐसे ही पिछड़ते चले जाइएगा, ज़मीन नहीं आप खरीद पाइएगा। मान लीजिए 5 लोगों ने मिल करके कर लिया, खरीद लिया, और उसमें से कोई बेचना चाहता हो, कोई बेचना ही नहीं चाहता है, तो मार नहीं हो जाएगी उसमें? तो वही तो कह रहे हैं कि आप अपने उसमें जान पहचान के आदमी से लीजिए, वैसे लोगों को। आप लोग जैसे मान लीजिए दिलवाते हैं, तो आप लोगों को कोई जिम्मेदारी होती है कि भाई चलो 5 लोगों का हम बिकवा करके आपका पैसा और बढ़ा करके दे देंगे, फिर आपको आगे जो करना है आप कर लेना? नहीं, जिम्मेवारी तो इसमें तो आपको खुद लेना पड़ेगा। जिम्मेवारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़मीन आप लीजिए या कोई ये तो फिर गारंटी वाला हो गया कि हम आपको ज़मीन लीजिए इतना में बढ़ा के, तो वो तो स्कैम हो गया, वो तो नहीं कोई आदमी कर सकता है ना। आप तो ज़मीन के आप अपना रिकॉर्ड देखिए, लोकेशन देखिए, क्या रिटर्न दिया है 5 साल में, या आने वाले ये इतना जो प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पे क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, वो तो आपको बेसिक नॉलेज वो तो देखने की चीज़ है। और जहाँ रहा कि कोई बेचना चाहे ना बेचना चाहे, तो आपको जब, इसीलिए तो कहा है कि आप आपस में दोस्त रिश्तेदार मिल के लीजिए, अनजान आदमी के साथ मिल के मत लीजिए, कि जो आपके वो ज़रूरत समझे, और जिनको वो जिनके ज़रूरत को आप समझ रहे हैं उनके साथ लीजिए। तो मतलब हम चलते चलते एक सवाल ये जान लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि जो आज बिहार में लगाएगा वो कल पाएगा? एकदम, बिहार में जो आज लगाएगा वो कल निश्चित पाएगा। तो चलिए, बिहार के लोग तो लगा ही लेंगे सुन करके, लेकिन जो बाहर के लोग हैं कैसे बिहार जाएंगे? तो आज भी डरते हैं, खबर आती रहती है कभी न कभी। नहीं, पहले वाला बिहार को भूल के नया बिहार में आइए, नया बिहार को घूमिए, देखिए, समझिए, और ये आने वाला 5 साल में सभी जगह से ज़्यादा रिटर्न देने वाला है आपको, सभी जगहों से ज़्यादा रिटर्न आपको बिहार में मिलने वाला है। आप तो बुला रहे हैं, सरकार बुलाए तब तो, मान लिया आप बुला लिया, कोई चला गया इन्वेस्ट कर दिया बुलाने पे, और सरकार सेफ्टी नहीं दे पाई? नहीं, सेफ्टी तो वैसा कुछ नहीं है कि सरकार सेफ्टी नहीं दे पाई, वैसा कुछ नहीं है। पहले वाला बिहार नहीं रहा, बिहार बहुत बदल चुका है, और ज़रूरत है लोगों को भी बदलने का, मानसिकता अपना चेंज कीजिए बिहार के प्रति। और हम कहें कि बिहार आप आइएगा तो फिर आते ही रहिएगा, वैसा कुछ नहीं है। चलिए, बिहार से हमारा नाता है, बिहार हम आते जाते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग बिहार के रहने वाले हैं उन लोगों ने इसको ठीक तरीके से समझा होगा। और ये बात तो सही है कि मैं 1998 से बिहार जाता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते नाते हैं जिनकी वजह से बिहार आना जाना होता है। तो 1998 से लेकर के 2026 के बिहार में बहुत बदलाव हुआ, रास्ते बदल गए, वहाँ के लोग बदल गए, घर बदल गए, वहाँ के लोगों की कमाई का लेवल बदल गया, लोगों की परिस्थितियाँ बदल गई, यहाँ तक कि बिजनेस और व्यापार भी बदल गया। तरक्की करता हुआ प्रदेश है अब, ये बात बिल्कुल ठीक है। सरकारें बदलती हैं, और अगर वो अपने विज़न के साथ आती हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर के आती हैं। और एक सच ये भी है कि पैसा वहीं बनाया जा सकता है जहां विकास होने की गुंजाइश हो, जहां सब कुछ पहले ही हो चुका हो। वहां वो इतनी कॉस्टली हो जाती हैं, इतनी महंगी हो जाती हैं कि वहां आप बहुत नहीं कमा सकते। लेकिन वो एरिया जहां डेवलपमेंट हो रहा हो या वो होने वाला हो, वहां अगर आपने भविष्य को देख लिया और आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप वहां पैसा बना सकते हैं।
या फिर आप किसी गांव गिराव में रहते हैं और आपको लगता है कि हम अपने ही प्रदेश के एक अच्छे शहर में अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए एक अच्छा फ्यूचर चुनें, तो उसके लिए शहर में तो आना ही पड़ता है, क्योंकि चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो या फिर नौकरी हो, वो गांव में कम और शहरों में ज़्यादा होती हैं। बाकी अगर आप गांव में हैं तो खेती बाड़ी किसानी अगर आप कर सकते हैं और प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं तो पैसा वहाँ भी कमा सकते हैं। क्या कुछ सोच रहे हैं इस पॉडकास्ट को देख करके, क्योंकि ये पॉडकास्ट बड़ा लग रहा होगा। और इधर बीच मैंने एक कोशिश ये भी की है कि कभी उत्तर प्रदेश से बात करें, कभी बिहार से बात करें, कभी पंजाब से बात करें। हम हिंदुस्तान के सिनेरियो को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि फिनेंस पे बाकी चीज़ों पे तो बात होती ही रहती है, लेकिन ज़रा हम ये भी तो जानें कि भारत के अलग अलग राज्यों में कौन क्या कर रहा है और कौन क्या, मतलब किस तरह की संभावनाएं निकल के आ रही हैं और आप लोग क्या सोचते हैं। ज़रा इस माध्यम से आप भी देश का दर्शन करिए। तो और बाकी सब कुछ क्या आपके दिमाग में चल रहा है ज़रूर लिखिएगा। अंत में फिर वही कहूँगा कि आप जब कमेंट करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ जाती है। हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे कि आप क्या बता रहे हैं इसके बारे में और आगे क्या चाहते हैं। फिर अंत में वही कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट का और आप इंतज़ार करिए अगले गेस्ट का।